नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप UGC हिंदी साहित्य के तहत उपन्यास पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पहला और दूसरा उपन्यास पढ़ लिया है, देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु। आज हम तीसरा उपन्यास गोदान पढ़ेंगे, जो कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और यह बेहद ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इससे UGC नेट की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो यह परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा और मार्मिक उपन्यास है। इस उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में लिखा था, जिसपे मैक्सिम गोर्की, जो कि विदेशी उपन्यासकार हैं, उनके जो एक उपन्यास है माँ, उस उपन्यास माँ का विशेष प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने गोदान पर चीनी उपन्यासकार द गुड अर्थ में चीनी किसानों की समस्याओं को रेखांकित किया गया है। उसी प्रकार गोदान में बेल्लारी के माध्यम से, बेल्लारी एक गांव है वहाँ का, गोदान में जिसका वर्णन किया गया है, तो उस बेल्लारी के माध्यम से भारत के संपूर्ण कृषक समुदाय और धनिया के माध्यम से उस कृषक समुदाय के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग देने वाली पत्नी का वर्णन किया गया है। मतलब जैसे चीनी उपन्यास द गुड अर्थ में चीनी किसानों की समस्याओं को दर्शाया गया है, उसी प्रकार गोदान में भी मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय किसानों की समस्याओं को रेखांकित किया हुआ है। यह गोदान किसानों का खून चूसने वाली महाजनी सभ्यता का क्रूर शोषण चक्र दिखाता है, और इस चक्र में जो गोदान का महानायक है, जो नायक है गोदान का, होरी इस चक्र में फंसा हुआ और उसके जैसे ही तमाम असंख्य गुमनाम किसान साधन विहीन दिखते हैं, जो कि इस व्यवस्था के शोषण से शिकार होकर ये सारे किसान अपमान और पीड़ा से मरी हुई जिंदगी को मर मर के जी रहे हैं। शोषण भरी जिंदगी को जीते हैं मर मर के। गोदान को हम संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज भी कह सकते हैं। तो यह मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। गोदान में ग्रामीण कथा के साथ, ये जो उपन्यास है इसमें ग्रामीण कथा के साथ शहरी कथा भी चलती है, दोहरा चित्रण है। एक ग्रामीण कथा चलती है, दूसरा शहरी कथा चलती है, लेकिन प्रधानता जो है वो ग्राम जीवन का है, क्योंकि होरी मुख्य नायक है और वो गांव का है, वो गांव है बेल्लारी, तो ग्राम जीवन की प्रधानता है। इसलिए गोदान को कृषक जीवन का तथा कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। यह बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इस पे कि इसे किस चीज़ का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को, तो कृषक जीवन तथा कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। शहरी जीवन के माध्यम से नारी की स्वतंत्रता तथा उसकी सामाजिक राजनैतिक दशा को भी इस उपन्यास के माध्यम से दर्शाया गया है। पत्नी के दायित्व को भी वर्णित किया गया, स्त्री पुरुष के अधिकारों का वर्णन है, प्रेम विवाह का यहाँ समर्थन है, गोबर और झुनिया के माध्यम से लिव इन रिलेशनशिप को दिखाया गया है, और प्रेम विवाह को यहाँ पे समर्थन है, राष्ट्रीय चेतना का वर्णन है तथा पाश्चात्य अनुकरण से होने वाले दुष्परिणामों का भी वर्णन किया गया है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं का वर्णन है, मध्यम वर्ग की अनावश्यक प्रदर्शन प्रियता का वर्णन है। नलिन बिलोचन शर्मा ने गोदान को सत्य का वाहक कहा है। यह प्रश्न पूछता है, नलिन बिलोचन शर्मा ने गोदान को क्या कहा है, यह सत्य का वाहक गोदान को किसने कहा है, तो ये नलिन बिलोचन शर्मा ने गोदान को सत्य का वाहक कहा है। ग्राम्य जीवन की सामाजिक आर्थिक दशा का यथार्थ चित्रण भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें यह देखने को मिलता है कि हाड़ तोड़ की मेहनत के बाद भी किसानों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, और वो कर्ज के बोझ में दबकर मजदूर कैसे वो एक किसान से मजदूर बनने के लिए धीरे धीरे बाध्य हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों का होने वाला शोषण भी इस उपन्यास के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसके लिए जमींदार, साहूकार, सेठ, महाजन, पुलिस आदि जिम्मेदार होते हैं।
इस उपन्यास में घटते सामाजिक मानवीय मूल्यों को भी दिखाया गया है। प्रेमचंद ने भारत के आदर्श स्त्री के चरित्र को गोविंदी के माध्यम से वर्णित किया है। इस उपन्यास में हमें गांधी जी आदर्शवाद के जो प्रणेता हैं और कार्ल मार्क्स जो यथार्थवाद, प्रगतिवाद, साम्यवाद, इन दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है इस उपन्यास में हमें। इसी को आधार बनाकर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, ऐसा लगता है कि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में मार्क्स और गांधी को फेंट कर मिला दिया हो। अब याद इम्पॉर्टेंट है, इसमें राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में मार्क्स और गांधी को फेंट कर मिला दिया हो। इसमें होरी के माध्यम से गांधीवादी जीवन दर्शन अर्थात यथार्थ आदर्शवाद को रेखांकित किया गया, तो वहीं गोबर के माध्यम से मार्क्सवादी जीवन दर्शन और यथार्थवाद को दर्शाया गया है। जहां होरी इस उपन्यास में जहां होरी आदर्शवाद का प्रतीक है, तो वहीं गोबर, उसका जो बेटा है गोबर, वो मार्क्सवादी जीवन दर्शन और यथार्थवाद का प्रतीक है। गोदान में समाज की विसंगतियों को भी दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों का यथार्थ एवं सजीव चित्रण किया गया है। किसानों का शोषण हर वर्ग कैसे तैसे करना चाहता है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका धर्म की होती है। हर कोई किसानों को सिर्फ लूटना चाहता है, चाहे वो जमींदार हों, चाहे साहूकार हों, यहाँ तक कि धर्म भी, जाति धर्म भी। यहाँ पर होरी जो होता है वो धर्म से काफ़ी छला जाता है। काफ़ी धार्मिक जो संप्रदाय हैं, जो धार्मिक रीति रिवाजें हैं, वो उनके माध्यम से होरी को काफ़ी छला जाता है। अब हम उपन्यास में गोदान में वर्णित कुछ समस्याओं को देखते हैं। कृषक जीवन की समस्या तथा उसकी विसंगतियों का वर्णन है। शोषण के विविध रूपों का चित्रण किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प इस उपन्यास में दिखाया गया है। ऋण की समस्या है, जिसे रामविलास शर्मा सर्वप्रमुख मानते हैं। बेहद महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आता है कि रामविलास शर्मा गोदान की प्रमुख समस्या किसे मानते हैं, तो वो ऋण की समस्या को सबसे प्रमुख मानते हैं, क्योंकि होरी जो होता है उसके बहुत सारे कर्ज होते हैं और वो चुका नहीं पाता। उस पर काफ़ी पैसा धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है और वो जितना भी चुकाता है कम ही रहता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है रामविलास शर्मा ने ऋण की समस्या बताया है। पारिवारिक विघटन की समस्या, विवाह की समस्या, नारी जीवन की विभिन्न समस्याएं, श्रमिक वर्ग की समस्या, व्याप्त अव्यवस्था की समस्या, सामाजिक क्रांति में नारी के योगदान पर बल दिया गया है। संयमित समाज की परिकल्पना पर बल दिया गया है। स्त्री के दोहरे शोषण का चित्रण दिखाई देता है सिलिया के माध्यम से। दलित विमर्श तथा स्त्री विमर्श का चित्रण है। मध्यम वर्गीय सोच का वर्णन है। राष्ट्रवादी स्वर भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है। नारी अस्मिता एवं सशक्तिकरण का वर्णन, पुरुष प्रधान समाज की सोच का वर्णन एवं हिंदू समाज के पितृसत्तात्मक समाज में व्याप्त दोहरे दुष्चक्र का भी वर्णन इस उपन्यास के माध्यम से दिखाया गया है। ये तो हुआ इस उपन्यास के जो प्रमुख तत्व, जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, उसके तथ्य, उसकी समस्याएं। अब इस उपन्यास का कथानक हम देखते हैं। गोदान में दो कथाएं समांतर रूप में चलती हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया। ग्रामीण कथा और शहरी कथा, दोनों के मध्य परस्पर संबद्धता होती है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इनमें संतुलन भी हमें देखने को मिलता है। कथानायक जो होरी है, होरी की संवेदना, इस उपन्यास में होरी की संवेदना पाठकों के अंतर्मन में गहरी संवेदना को भर देती है। होरी की जो वेदना है वो पाठकों के अंतर्मन में गहरी संवेदना भर देती है। होरी का दुख भारतीय किसानों का दुख के माध्यम से दिखाया गया है, जो बेहद ही मार्मिक रूप में मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाया हुआ है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ कर रख देती है, लेकिन एक गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है और यही इच्छा अपने मन में लिए हुए होरी इस संसार से अलविदा बोल देता है। उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि मैं गाय पालूं, उसकी सेवा करूं, और वो लेता भी है गाय, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मर जाती है और वो उसकी इच्छा अधूरी ही रह जाती है और
वो अपनी इस अधूरी इच्छा को लिए हुए मर जाता है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण और उससे उत्पन्न संतरास की कथा इस उपन्यास में दिखाई गई है। आजीवन संघर्ष के बावजूद भी उसकी एक गाय पालने की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती, जो कि बेहद ही दुखद है होरी के जिंदगी में। इसमें मुंशी प्रेमचंद का गांधीवाद से मोह भंग साफ साफ दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यासों में जहां हमें आदर्शवाद दिखाई देता है, वहीं वो गोदान से धीरे धीरे यथार्थवाद में नग्न रूप से दिखता है। संघर्ष की आवाज़, पहले तो संघर्ष के खिलाफ भाग्यवादी होना, जैसे कि कोई संघर्ष कर रहा है तो हम उसके संघर्षों को बर्दाश्त करने की क्षमता होरी में दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद ने उस संघर्ष से आवाज़ उठाने की भी शक्ति दिखाई है, गोबर के माध्यम से, झुनिया के माध्यम से और धनिया के माध्यम से। इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा गया है। अब इस उपन्यास के हम पात्रों को देखते हैं। गोदान में, जैसा कि इस उपन्यास का नाम है गोदान, वही होरी की आकांक्षा गोदान करने की, तो उसने एक गाय जो ली थी उसका नाम उसने सुंदरिया रखा हुआ था। तो यहाँ गाय का नाम पूछता है क्या था, तो उस गाय का नाम सुंदरिया था। गोदान उपन्यास में दो कथाएं चलती हैं, तो एक गांव की होती है, एक शहर की होती है, जिसमें गांव में तीन गांव होते हैं, एक बेल्लारी, सेमरी और सोनारी। इसमें पूछता है कि कौन सा पात्र, जैसे पूछ लिया कि हीरा किस गांव का था, तो हीरा जो है वो बेल्लारी का था। सेमरी से पूछ लिया कि नोखेराम या राय साहब जो थे वो किस गांव से संबंध रखते हैं, तो वो सेमरी से संबंध रखते हैं। तो ऐसे इस तरह पूछता है। तो ये पात्र और पात्र कहाँ किस गांव से थे वो छोटा छोटा डिटेल में है। देख, बेल्लारी गांव में है हीरा, जो सॉरी इसमें होरी रहना चाहिए। बेल्लारी गांव में है होरी जो कि इस उपन्यास का नायक है, और उसकी पत्नी है धनिया, जो कि इस उपन्यास की नायिका है। तो होरी और धनिया बेल्लारी गांव के हैं। उनके 3 बच्चे हैं, पुत्र है गोबर और पुत्रियां हैं रूपा और सोना। गोबर का विवाह झुनिया से होता है, उसका एक पुत्र होता है मंगल। रूपा का विवाह राम सेवक से होता है। सोना का विवाह मथुरा से होता है। बेल्लारी में ही हीरा और पुन्नी है, जिनका आपस में संबंध है। शोभा है, भोला अहिर हैं, जिनके 3 बच्चे हैं, जेठा और जंगी, जिनमें उनके पुत्र हैं। और झुनिया जो है वो पुत्री है, यही झुनिया का विवाह गोबर से होता है। दाता दीन है, माता दीन है। माता दीन का सिलिया से प्रेम प्रसंग चलता है, जिसमें उनका पुत्र रामू उत्पन्न होता है। हरकू और कलिया वो सिलिया के माता पिता हैं। झिंगुरी सिंह, गौरीराम, चूहिया, ध्यान सिंह ये अन्य पात्र हैं जो कि बेल्लारी से संबंधित हैं। सेमरी से संबंध रखने वाले हैं राय साहब रामपाल। इनके पुत्र का नाम रुद्रदयाल और पुत्री का नाम मीनाक्षी है, जिनमें रुद्रदयाल का विवाह सरोज से होता है, जो मालती की बहन है, और मीनाक्षी का विवाह दिग्विजय से होता है, जो कि एक अनमिल विवाह होता है। गोविंदी और मिस्टर खन्ना है, जो पति पत्नी है। दुलारी सहुआइन है, कौशल्या इनका नाम है। नोखेराम है, तातादीन, कोदई, धन्ना चमार, मगरू, नोहरी, हुसैनी और रावत, ये सारे पात्र जो हैं वो सेमरी गांव के हैं। और एक गांव का और वर्णन है, वो सोनारी गांव है। शहर की कथा में जो है वो सिर्फ ओंकारनाथ हैं, ये शहरी कथा से हैं। और मालती हुए, मिस्टर मेहता हुए, ये सारे शहरी कथा से संबंध रखते हैं। इस उपन्यास के मुख्य पात्रों में होरी है, जिसमें प्रश्न पूछता है कि मुख्य पात्रों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उनके चरित्र की विशेषताओं के संदर्भ में, तो हम उन्हें देखेंगे। पहला पात्र है होरी के रूप में भारत के समूचे किसानों का चरित्र प्रस्तुत किया गया है। उनके सुख दुख स्वार्थ आदि बिंदुओं को भी दर्शाया गया है। होरी में वे सारे गुण हैं जो एक किसान में होने चाहिए।
होरी जो है वो धूप और संघर्ष से सांवली और सूखी पड़ गई उसकी त्वचा, चिपका हुआ उसका मुख, धसी हुई आंखें, कम उम्र में ही संघर्षों की मार से बुढ़ाया हुआ मुख देखकर किसी भी भारतीय किसान का चेहरा बरबस सामने आ जाता है। होरी जो है उसका ये रूप देखकर हम किसी भी भारत के एक अति साधारण किसान को इस अवस्था में देख सकते हैं। तो होरी जो है वो समकालीन किसानों का एक प्रतीक है और वो भारतीय किसानों का प्रतिनिधि के रूप में उसको चित्रित किया गया है। उसके अन्य गुण हैं, शाश्वत गरीबी उसके यहाँ व्याप्त है, परिश्रम करते रहने की दृढ़ शक्ति है उसके अंदर, भाग्यवादी है। वो कहता है कि छोटा और बड़ा, अमीर और गरीब ऊपर वाले ने पहले से ही बना के भेजा है, तो हम यहाँ क्यों सोचें कि हम गरीब हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, या फिर वो क्यों अमीर हैं। दयालु और परोपकारी है, व्यवहार कुशल है, स्वार्थी एवं चालाक भी है। बांस की कटाई में भाइयों से 5 रुपए की बेईमानी करता है और गांव के सामने पत्नी की पिटाई भी करता है। तो थोड़ा ताकि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो हट जाए, लोगों का उस पर से ध्यान हट जाए। लेकिन ये सब छोटी तुच्छ ही कमियां हैं उसके अंदर, बाकी वो एक उदात्त गुणों से संपन्न है। ईमानदार है, धर्म की सत्ता को स्वीकार करने वाला है, मर्यादा का वाहक है। कहता है खेती में जो सुख है वह मजदूरी करने में नहीं, मर्यादा का वाहक है। वो कहता है हम कम खाएंगे, थोड़ा सा कम सुख सुविधाओं में रहेंगे, लेकिन जो मर्यादा अगर एक बार चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। तो वो मर्यादा का वाहक है, परिवार को साथ लेकर चलने वाला है। अपने भाई को वो कितनी भी लड़ाई हुई थी उसके घर से, उसके भाई के घर से, लेकिन फिर भी जब उसके भाई के यहाँ विपत्ति आती है तो वो हमेशा साथ देने के लिए खड़ा रहता है। लालसा से युक्त है, गाय पालने की लालसा है, विनोद चातुर्य भी है, धनिया से विनोद चातुर्य करता रहता है। संकटग्रस्त होने पर भी दूसरों को सहारा देता है, वचनबद्धता एवं संकट की चुनौती को स्वीकार करने वाला है, उदात्त मूल्यों का वाहक एवं समकालीन किसान का प्रतीक है। अगला पात्र धनिया है, जो कि इस उपन्यास की नायिका है और होरी की पत्नी है। धनिया ग्रामीण समाज में नारी जाति की गरिमा से युक्त एक प्रतिनिधि पात्र है। वो स्त्री विमर्श में प्रमुख स्थान रखती है, क्योंकि वो संघर्ष को झेलती नहीं है, वो संघर्ष के खिलाफ आवाज़ उठाना जानती है। वह संघर्षशील है, करुणा एवं ममत्व से युक्त है, वाचाल है, कटुभाषणी है, और उसको इस कटुभाषणी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान उसकी आर्थिक सामाजिक परेशानी और तंगहाली रही है। लोह की तरह कठोर है, स्नेहमयी एवं कर्तव्य परायण है, हक के लिए लड़ने वाली एवं निर्भीक तथा स्पष्टवादी है। होरी की तरह वह सामंती शोषण को मूक दर्शक बनकर सहन नहीं करती, आत्म प्रशंसा को सुनने वाली है। अगला पात्र है गोबर, जो होरी और धनिया का पुत्र है। नई पीढ़ी के किसानों का यह प्रतीक है, और पहले किसान था, बाद में रूपांतरित होकर ये मजदूर शहर चला जाता है, मजदूर बन जाता है। मार्क्सवाद तथा यथार्थवाद का संवाहक है, प्रगतिशील चेतना से युक्त है, अशांत एवं विद्रोही है, परिश्रमी पर गुलामी को न सहने वाला है, कायर भी है। सामाजिकता के अर्थ में झुनिया को लेके आता है और झुनिया को वो छोड़कर भाग खड़ा होता है शहर, तो इस संदर्भ में उसकी कायरता दिखती है। राजनीतिक चेतना से युक्त है, मोहभंग की स्थिति एवं पलायनवादी दिखता है, कृषक जीवन के संदर्भ में है ये, रूढ़ियों एवं कर्मकांडों को न मानने वाला है, स्वार्थी है, निर्भीक एवं साहसी भी है, गांव एवं शहर दोनों जगह शोषणवादियों से डटकर मुकाबला करता है एवं उनका जवाब देता है। मिस्टर मेहता अगले पात्र हैं, जो कि शहरी कथा के मुख्य पात्रों के रूप में अपना स्थान रखते हैं। अविवाहित हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि हैं, प्रेमचंद के विचारों के वाहक हैं। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि जहां मुंशी प्रेमचंद ने होरी से परिश्रम करने की दृढ़ शक्ति ली है, तो वहीं मेहता से विचार लिया है, अर्थात प्रेमचंद होरी और मेहता का सम्मिलित रूप है।
यह बेहद इम्पोर्टेंट है। कथनी एवं करनी में एक रूपता है, शोषण का विरोध एवं शोषित वर्ग का समर्थक है, आकर्षक व्यक्तित्व है, उदार एवं सहृदय है, समाज कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और मिस मालती के प्रति उनका लगाव है। विनोदशील एवं जिंदा दिली हैं, नारी का सम्मान करने वाले तथा भारतीय संस्कृति के समर्थक हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, प्रकृति के पुजारी हैं, स्वयं के लिए स्वच्छंद योग की कल्पना करते हैं, लेकिन उनको पत्नी आदर्शवादी चाहिए, जो कि पहले ये संदर्भ मिस मालती के संदर्भ में है। वो चाहते हैं, मिस मालती पाश्चात्य विचारों से युक्त रहती हैं, तो उनकी ये सोच होती है कि भले ही वो स्वच्छंद हैं, लेकिन हमें जो पत्नी चाहिए वो आदर्श नारी होनी चाहिए। बाद में मिस मालती जो होती हैं वो यथार्थवाद से आदर्शवाद की तरफ उन्मुख भी होती हैं। अगला पात्र है मिस मालती। शिक्षित नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, सुंदर एवं बुद्धिमती हैं, सेवा एवं त्याग को महत्व देती हैं। जीवन के प्रारंभिक दौर में ये पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हैं। इनको बाहर से तितली और अंदर से मधुमक्खी कहा गया है, जो कि पुरुष वर्ग को प्रारंभ में ये सम्मोहित करते हुए भी दिखती हैं, लेकिन बाद में ये आदर्शवादी हो जाती हैं। यथार्थ से आदर्शवाद की ओर यात्रा इनकी दिखाई गई है। राय साहब हैं जो कि जमींदार हैं, ये इनको रंगासियार बोला गया है। इनकी कथनी और करनी दोनों में ही अत्यंत भेद है। बहुत चतुर हैं, आत्मबल एवं स्वाभिमान से हीन हैं, क्रूर निर्दयी एवं स्वार्थी हैं, नगर एवं गांव की कथा को जोड़ने वाले हैं। दुख एवं निराशा का भाव भी इनके अंदर है और सामंती प्रवृत्ति से ये सराबोर हैं। अब हम इस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। महत्वपूर्ण कथन उपन्यास से पूछता है। पूरा उपन्यास हम यहाँ पढ़ नहीं सकते, लेकिन उपन्यास आप लोग पढ़ लीजिएगा। उपन्यास हम यहाँ पढ़ नहीं सकते, लेकिन इसके कथन पूछता है कौन किसने किससे क्या कहा। तो ये होरी का खास तौर पे, होरी, राय साहब, मिस्टर मेहता, मिस मालती, धनिया, गोबर के जो मुख्य कथन हैं उन्हें एग्जाम में पूछा जाता है। हमने कुछ कथन इसमें लिखा है, जैसे एक कथन है, मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ, ये 2 बार हो गया है, हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं, केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। ये राय साहब होरी से बोलते हैं। जब होरी उनके यहाँ जाता है उनसे मिलने, तो वो होरी से बोलते हैं कि हमारा ये जन्म से ही हमारा ये काम ही है कि हम प्रजा के प्रति आतंक फैलाएं, क्योंकि हमें अपने ऊपर वालों को जवाब देना होता है। तो ये राय साहब का कथन है, इम्पॉर्टेंट है। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा खाना और मर्जात के साथ रहना चाहते हैं। होरी हैं। होरी ये कथन है शोभा से। यह कथन होरी का है, जो यह होरी शोभा से बोलता है। शोभा से कहता है, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। यही मर्जाद होरी को अंत में मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है। जिन तलवों के नीचे गर्दन दबी हो उनको सहलाने में ही कुशलता है। यह होरी का कथन है धनिया से। जब धनिया कहती है कि क्यों तुम इतना डरते हो, तो वो कहता है क्या हम किसी का खाते हैं, हम जितना लगान होता है चुका देते हैं। तब होरी धनिया से कहता है कि हम जिनके तलवों के नीचे गर्दन दबी होती है उनको सहलाने में ही हमारी भलाई है। तो यह कुछ कथन है, और भी कथन है, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। इस तरह यह उपन्यास समाप्त हुआ। और आप एक बार इस उपन्यास को पढ़ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मार्मिक और बहुत अच्छा उपन्यास है। और अगर आपने एक बार भी हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब न किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।